नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। हम 2024 के चुनाव का समीक्षा कर रहे हैं और उसी के संबंध में हमारे शिवाजी राय साहब बहुत पुराने ज़मीनी नेता रहे हैं और बहुत सारा संघर्ष यहाँ इन्होंने किया है देवरिया ज़िले के लिए या देश स्तर पर भी तमाम सारे संघर्षों में शामिल रहे। किसान आंदोलन से लेकर के तमाम सारे जगहों पे ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और इस 2024 के चुनाव में ये क्या सोच रहे हैं, क्या आम जनता सोच रही है, ये इनसे बात करते हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2024 का चुनाव किन मूल्यों पे हो रहा है। 2024 का चुनाव आज़ादी के बाद भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है कि इस देश में एक फासिस्ट तानाशाह गद्दी पर बैठ गया है। वो प्रधानमंत्री के रूप में है, जिससे कहते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों से लगातार देश के जो हमारे राजनीतिक मूल्य थे, जो सामाजिक मूल्य थे, उसका पतन किया है। साथ ही आर्थिक जो स्थिति खराब किया उन्होंने देश की बहुत सारी संपत्तियां उन्होंने अपने कुछ मित्रों को दे दिया और दे करके और कुछ जो है लाभ लिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड वही उस किस्म का है जो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वो अनैतिक है और भ्रष्टाचार में वो डूबा हुआ व्यक्ति इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, दिया है। एक अलग विषय है। अब हम आते हैं पूरे सामाजिक संरचना पर। भारत की सामाजिक संरचना, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, डेमोक्रेटिक है और सोशलिस्टिक संविधान है। संविधान के उन मूल्यों पर उन्होंने हमला बोला है कि आप देखते होंगे 10 सालों से लगातार उन्होंने भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम कह करके, जबकि एक राजनेता के लिए, एक राजनीतिक के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए ये बात कतई उचित नहीं है, गैर संवैधानिक है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करे और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों के अंदर नफरत पैदा करे। उन्होंने सब सारे काम किया है उन्होंने। तो क्या आपका कहना है कि आप ये देख रहे हैं कि मोदी जी देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं? उनका जो कैरेक्टर जाकर आप देखेंगे तो उनका जो भरण पोषण हुआ है, घर से भाग जाने के बाद, अपने परिवार को छोड़ देने के बाद, अपनी पत्नी को छोड़ देने के बाद, वो खुद कहते हैं कि 35 साल हमने भीख मांग के खाया है। जो 35 साल भीख मांग के खाया है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से वो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। और जो 35 साल से भीख मांग के खाया होगा वो फ्रस्ट्रेशन में भी होगा। और जो ढांचा वहां पर आरएसएस का पूरा ढांचा है वो जो है निश्चित रूप से गोलवरकर का वो थीम है। वो कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है कि देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग के पांत में हम बैठे, यह मुझे कबूल नहीं है। ये जो है आरएसएस के बड़े थिंकर हैं जो गोलवरकर साहब हैं, ये बंच ऑफ थॉट में कहते हैं इस बात को। और उन्होंने वायसराय को भी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख के बताते हैं इस देश को भी आजाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। वो संविधान के खिलाफ थे। 1946 में जब संविधान सभा गठित कर दी गई थी तो उनको कबूल नहीं था। फिर भारत का संविधान का विरोध किया उन्होंने, कहा ये संविधान नहीं मानते, हमारा संविधान धार्मिक आधार पर हमने जो संविधान सोचा है वो चलेगा। वो तिरंगा झंडा को नहीं मानते। ये जो नफरत है, उस नफरत को उन्होंने, आरएसएस ने देश के अंदर आगे बढ़ाने काम किया। उस नफरती जमात का एक व्यक्ति जो हार्डकोर व्यक्ति है वो मोदी है। और इसलिए जो 35 साल भीख मांग के कहते हम खाए हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी का डिक्लेरेशन नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? कि जो होल टाइम वर्कर होता है आरएसएस के अंदर वो शादीशुदा नहीं होता है। उसको सारी, वो प्रचारक जो होता है वो शादी नहीं करता है। अब शादी तो इनकी हो गई, इसीलिए कभी डिक्लेरेशन नहीं दिया कि मेरी शादी हुई है। ये समझने की आपको जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। इसलिए पत्नी का कॉलम जब चुनाव में आए, उसके पहले जानते थे मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन जब चुनाव में आ गए, चाहे 2002 में चुनाव लड़ा उन्होंने, गुजरात में लड़ा एमएलए का, चाहे लोकसभा का, अंत में जब मामला फंस गया कि पत्रकारों ने पता लगा लिया कि इनकी शादी हुई है, तो अंत में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जो है उस कॉलम में डाला जो पत्नी का नाम है चुनाव के पर्चे में। तो ये तो डिक्लेयर नहीं करते, तो ये यहाँ झूठ बोलते हैं। तो एक पूरा नफरत। अब कैसे नफरत है आप समझिए कि हिटलर के जो शासन था, तो नाजीवादियों ने 10 साल के बच्चों को अपनी सेना में रखते थे और हिटलर के पक्ष में उनका मस्तिष्क जो है ब्रेन वॉश करते थे। यहाँ पर जो 7 साल 8 साल का बच्चा जो आरएसएस की शाखा में जाता है और उसको कहा जाता है कि मुस्लिम तुम्हारा शत्रु है, वो दलित तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा शत्रु है, वो नीच जाति का है। ये जो नफरत बच्चे के अंदर पैदा किया, ब्रेन वॉश किया जाता है, और बच्चा बड़ा होता है तो नफरती नहीं होगा तो क्या होगा?
तो मोदी उस नफरती गैंग के आदमी है, इसीलिए पूरे समाज के अंदर वो नफरत पैदा करते हैं। कोई कभी हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, कभी जो है वो सवर्ण और अवर्ण कर लेते हैं, कभी धनी और गरीब की बात कर लेते हैं, कभी घड़ियाली आंसू बात, मतलब बहुत सारे छल कपट के उनके अंदर है, जो जहां देखते हैं कि हमें लाभ मिल सकता है सत्ता के लिए, और हमें सत्ता के लाभ नहीं है, उनका जो एजेंडा है वो हिडन एजेंडा है आरएसएस का, कि संविधान को खत्म करना है। उस हिडन एजेंडे के साथ जो है मोदी सत्ता में आए हैं। जो जब आप दो फेज देखिए, पहले फेज में नोटबंदी कर देते हैं 2016 में, और दूसरा फेज में आते क्या करते हैं 19 के बाद आते ही कैसे पुलवामा हमला हुआ, जांच हुई उसकी? आज तक जांच नहीं हुई। शहीद मरे, उनको उनकी डेड बॉडी घुमाई गई, फर्स्ट टाइम वोटर से शहीदों के नाम वोट मांगा गया। ये देखा मैंने, एक कृत्य कोई नहीं कर सकता है, कोई दल नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये काम उन्होंने किया। दूसरी चीज, लॉकडाउन कराया इन्होंने। लॉकडाउन में लोग पैदल चले, मजदूर पैदल आए, बंबई और दिल्ली से पैदल आए, उनकी दशा क्या हुई? एक बार भी उनके मजदूरों के बारे में बोला कि बयान आया उनका? नहीं आया। थाली ताली बजवाया, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक बात थी। कहां से जलवाया? बिल्कुल अवैज्ञानिक बात थी। कैसे जो है वो मुस्लिम लोग जो थे जमात, उन्होंने कहा कि वो कौन जमात के हैं लोग, जो वहां निजामुद्दीन में उनके खिलाफ मुकदमा भी चला। क्या क्या तमाशा हुआ, ये उन्होंने रोका नहीं। मुस्लिमों पर आरोप लगाया कि ये जो है कोरोना ज्यादा फैलाते हैं। देखिए क्या खेल किया उन्होंने, समाज के अंदर बाइफरकेशन पैदा किया। उसके आगे बढ़िए, उसी कोरोना के दौरान उन्होंने आपदा को अवसर बनाया, और फिर उन्होंने क्या किया? मजदूरों का वो कानून समाप्त किया, जो 1948-49 का जो कानून है, जो लेबर लॉ है, उसको खत्म किया। लेबर लॉ कौन लाए थे? लेबर, ये तो जो है मजदूर आंदोलन से 1848, फिर 1886 1 मई को शिकागो का मजदूर लड़ा था। फिर जाकर के वो मजदूर आंदोलन में 8 घंटे काम तय हुआ, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सोशल काम करेंगे अपना वो, और उनकी तमाम सोशल सिक्योरिटी तय हुई थी, जो बहुत बड़ा लॉ है। और 1948 में जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने लेबर लॉ लाया, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी और काम के घंटे 8 घंटे, और उसके बाद तनख्वाह, उनका वेतन आयोग बना। ये सारी चीजें कांग्रेस ने बनाया, ताकि जो है जिसको मोदी जी खत्म कर दिए, वो सारे कानून बनाए उन्होंने। और वो जो सारे कानूनों को मोदी जी ने उस कानून को बदल करके खत्म करके 4 कोड बना दिया। अब मजदूर नहीं कर सकता कि हम 8 घंटा काम करेंगे, ये नहीं कर सकता, कानून बना दिया है। हायर एंड फायर का कानून लागू कर दिया उन्होंने। अब नहीं कर सकते कि हमें सोशल सिक्योरिटी दीजिए, नहीं कर सकते परमानेंट जॉब मुझे दीजिए, ये मजदूर नहीं कर सकता है। पहले 90 दिन जो काम कर लेता तो परमानेंट हो जाता था। अब 15-15 साल जो काम कर रहे थे उनको मोदी ने भी निकाल दिया। अभी जाके देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे निकाल दिए गए लोग। तो अब वो जो हायर एंड फायर है, अब काम करिए जाइए, तो मजदूरों को गुलामी की दशा में लेकर डाल दिया। ये स्थिति बना दिया मजदूरों को, देश के अंदर मजदूरों को ऐसा कानून बना दिया उन्होंने, क्योंकि क्लेम नहीं उनका बनेगा, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इसलिए कोई उनको तय नहीं कितनी मजदूरी उनको मिलेगी, जो मर्जी जितना पैसा रख ले। तो ये मजदूर कैसे अपना क्लेम कर सकेगा? क्या मजदूर जो लड़ सकता है? यूनियन बनाने के लिए इतनी शर्तें लादा कि जो है आम मजदूर जब यूनियन नहीं बना सकता है, ताकि लड़ सके कंपनी मालिकों से। ट्रेड यूनियन जो है आजादी के बहुत पहले का है, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल और थर्ड इंटरनेशनल जब हुआ था ब्रुसेल्स में, जब बेल्जियम की राजधानी में, जब दुनिया के मजदूरों का वो संगठन था थर्ड इंटरनेशनल, तो नेहरू जी उसमें गए थे 1927 में। उसको एड्रेस किया था नेहरू ने जाकर के ब्रुसेल्स में, और तब नेहरू ने मजदूरों के लिए जो कानून बनाया, नेहरू ने आकर के, और जो सारे कानून नेहरू ने बनाया वो मजदूरों के हित में कानून बनाया। किसानों के लिए कानून बनाया गया, सोशल सिक्योरिटी दी गई। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके किसानों को कर्जा दिया गया, नहीं तो जो है उनको चौनिया ब्याज पर कर्जा मिलता था, खेत में खाद नहीं डाल पाते थे, पंपिंग सेट नहीं ले सकते थे। जो पंपिंग सेट, ट्रैक्टर है, जो तमाम किसानों को मिलता है, कर्जा मिलता है, ये कांग्रेस इंदिरा गांधी की देन है। वो राष्ट्रीयकरण किया पूंजी का। तो ऐसे तो जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि किसान मजदूरों के काफी हितैषी रही कांग्रेस। नहीं, अभी उतना ही नहीं, कभी आगे सुन लीजिए। किसानों का 3 काला कानून बना दिया। कौन? मोदी ने। और उसी कोरोना काल के बनाया। 12.5 महीना किसान बैठे धरने पर, पूरा दिल्ली के घेर कर बैठे थे, और 750 किसान शहीद हो गए। मोदी ने कहा किसान का मेरे लिए जान दिए हैं। ये नकारा जवाब जो मोदी का था, इसलिए मोदी से लोगों को नफरत होने लगी। जिस तरह से समाज में नफरत मोदी ने पैदा किया, वो खुलासा होते होते लोगों के अंदर, समाज के अंदर, दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर किस तरह से मॉब लिंचिंग कराई गई मुसलमानों पर, किस तरह दलित को कैसे मारा गया, कैसे जो है बाइफरकेशन पैदा किया, कैसे हाथरस की बेटी की बलात्कार व हत्या हुई और कैसे सजा मिली। कोई सस्पेंड हुआ? तो अफसर, कोई अफसर सस्पेंड नहीं हुआ। उन्नाव में जो घटना हुई, कोई अफसर सस्पेंड हुआ? नहीं, कोई सस्पेंड हुआ। कठुआ में जो कांड हुआ, कोई सस्पेंड हुआ? मुख्यमंत्री हटाएगा मणिपुर में? नहीं हटाएगा। इसका मतलब है कि जहां जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, किसी अफसरों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और मणिपुर में तो मुख्यमंत्री पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वो नंगी औरतें घुमाई गई थी, लड़कियां घुमाई गई थी, और जो है हत्या भी हुई उसके परिवार की, और उसके बाद जो है हुआ कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, हटाया जाए। मुख्यमंत्री हटाने कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे साफ लगता है कि मोदी जो है, जो आरएसएस के खांचे से आए हैं, वो महिलाओं से नफरत करते हैं, वो जो है मजदूरों से नफरत करते हैं,
वो किसानों से नफरत करते हैं और छोटे व्यवसायियों से नफरत करते हैं। तो इसलिए नोटबंदी करके, जीएसटी करके, लॉकडाउन करके देश के उन गरीब छोटे छोटे जो व्यवसायी थे उनको खत्म किया और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाया। उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाया, जो अमेजन का है, जो फ्लिपकार्ट का है, दुनिया की बड़ी कंपनियां है, वॉलमार्ट का है, एफडीआई जो है वॉलमार्ट विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर दिया, इससे बड़ी कंपनियां आई तो छोटे कारोबार मरे। यानी एक साजिश के तहत मोदी जी ने छोटे कारोबारियों को मार दिया, साजिश का तो मार दिया। देखिए, जब तक छोटे कारोबारी नहीं बने, बड़ा पूंजीपति नहीं बन सकता है। उन्हीं के व्यापार पर कब्जा करके कोई बड़ा पूंजीपति बन सकता है। इस गांव के अंदर किसी को बड़ा जमींदार बनाना होगा तो सबकी जमीन छीन के देनी होगी ना। हाँ, ऐसे कैसे बन जाएगा? तो सबका कारोबार जब एक आदमी के पॉकेट में जाएगा तब सारा पैसा उसके पास जाएगा। तो ये साजिश के तहत, यानी इनका चेहरा आपके हिसाब से तो दो तरह का है कि दिखाने का और है, हकीकत में यह है। पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और है कि यहाँ कहते हैं कि यह महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त, महिलाओं को सुरक्षा देते तो मणिपुर पर बोले एक छवि मुख्यमंत्री कैसे बना रहा, उसकी देख रेख में घटनाएं हुई। अच्छा, पुलिस ने अपनी गाड़ी से उन महिलाओं को सौंप दिया। पुलिस की संरक्षण महिलाएं थी और पुलिस ने गाड़ी से उन महिलाओं को सौंप दिया, भीड़ को। पुलिस ने शस्त्रागार खोल दिया कि अब हथियार लेकर के जाओ। 6 लाख हथियार जो है असल है सरकारी कोच से गायब, पुलिस ने सौंप दिया। मुख्यमंत्री के देख रेख में हो रहा था ऐसा। मुख्यमंत्री अमित शाह का आदमी है, वहां तस्करी कराता है, वो वहां नशे की, और पैसा अमित शाह को देता है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुख्यमंत्री पर एक्शन हुआ? कोई बड़ी घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं। कितने मुख्यमंत्री हटाए गए थे अब देख लीजिए। खट्टर हटा दिए गए, वो उत्तरांचल का 2-3 मुख्यमंत्री हटाए गए थे। आखिर एन बीरेन सिंह क्यों नहीं हटाया गया इतनी बड़ी घटना के बाद भी, जिसकी बड़ी शिक्षा दुनिया के अंदर हुई? ये समझना होगा कि महिलाओं के प्रति उनके अंदर नफरत है, मजदूरों के प्रति है, किसानों के प्रति है और छोटे व्यवसायियों के प्रति है। उनका जो असली गोलवर्कर कहते हैं कि देश में 2 से 3 बड़े पूंजीपति होने चाहिए और बाकी सब लोग छोटे छोटे अपना रहे। मोदी जी उसी मिशन पे काम कर रहा है। मोदी उसी गोलवर्कर के मिशन पर काम कर रहे हैं। आप एक बार गोलवर्कर का वो थाट पढ़ लें, बंच ऑफ थाट पढ़ लें, तो आपको पता चलेगा कि मोदी गोलवर्कर के चेले हैं और असली उसी मिशन पर काम कर रहे हैं। वो संविधान नहीं मानते, जैसे गोलवर्कर संविधान नहीं मानते थे, मोदी संविधान नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने जब कहा कि हम 370 पाने जा रहे हैं, लेंगे, मिलेगा हमको, और 400 पार, तो स्पष्ट हो गया था कि संविधान खत्म करने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत जब आ जाएगा भारी, माने 362 सीट अगर जो आ जाएगी किसी के पास आए तो संविधान को उठाकर गड्ढे में फेंका जा सकता है। ये सब जानते हैं। तो अब अंत में आप अगर यदि 4-5 बिंदुओं पर आम जनता को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, 4-5 बिंदुओं पर मैं जनता को कहना चाहता हूँ, मोदी जनता को, नौजवानों को रोजगार देने में विफल है। इसलिए नौजवान जो है मोदी के विरोध में वो इंडिया गठबंधन को डालेगा। महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है वो महिलाएं विरोध में वोट डालेगी, और किसान जो 750 किसान शहीद हुए हैं वो किसान इंडिया गठबंधन के में वोट डालेगी मोदी के खिलाफ। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, मैं इसलिए भरोसा कर सकता हूं उस पर कि 71,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज 2008 में कांग्रेस ने माफ किया था। ये दुनिया जानती है। आज आपके हाथ में ताकत है, उसका इस्तेमाल करें और सही व्यक्ति को वोट करें, सही पार्टी को वोट करें, जिससे आपका भविष्य, आपका संविधान, आपका अधिकार सुरक्षित रह सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।